नमस्कार। 17th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर हमारा जो इसी संडे को कंडक्ट हुआ सेक्शनल टेस्ट था, इसमें हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों से उसके डिस्कशन पार्ट का ये पार्ट 2 है। और इसमें हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक को आपको बता रहे होंगे कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक बार आप चले जाएंगे, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ होगा। वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर की मिल जाएगा। और अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को देखेंगे। आपके साथ साथ अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई लोग अगर भी कर रहे होंगे तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड कि उनके साथ भी आप इस वीडियो को अधिक से अधिक का प्रयास। देखिए क्या लिख रखा है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन है 51 नंबर कि 1953 में एक व्यक्ति जन्मा था। ऑब्वियस सी बात है, आप इतना ध्यान में किसी को कोई नहीं रह सकता है कि कौन सा व्यक्ति कब जन्मा था, तो इस फैक्ट को काट देंगे। पश्चिम भारत के पारसी थे। पारसी बहुत कम लोग रहे हुए हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आपको योगदान दिया, दादा भाई नौरोजी टाइप से। तो अगला क्वेश्चन पूछता है कि वो इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे, समाज सुधारक थे और एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 के प्रमुख योद्धा थे। योद्धा कहने का मतलब कि एक्ट को ड्राफ्ट करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ था। ये किसका वर्णन किया जा रहा है, तो जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए देखिए पारसियों का नाम दिया हुआ है। वॉइस ऑफ इंडिया और एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 को अगर आप एक बार एक साथ सोचेंगे तो दैट मीन्स इसका राइट आंसर फिर मालाबारी साहेब होगा। एक आंदोलन की बात की जा रही है जिसकी शुरुआत 1920 में गुरुद्वारों के भ्रष्ट महंतों के खिलाफ की गई थी। ये कौन सा आंदोलन है, तो ये अकाली आंदोलन की बात की जा रही है। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा मतलब प्योर होता है, खालिस, हम लोग बोलते हैं ना वो खालिस दूध, दैट मीन प्योर मिल्क, राइट। तो ऐसी ब्रीड जो प्योर हो, इस बात की गई थी गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज के द्वारा। उनके पहले सिखों के जितने भी आदरणीय गुरु रहे हैं उन्होंने ही इसी परंपरा को बताया था कि किसी भी आदमी के साथ आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, समय बीतने के साथ सिख धर्म में भी कुछ कुरीतियां आ जाती हैं और गुरुद्वारों पर जो भी उस समाज के आपको बड़े धनी लोग थे, भ्रष्ट लोग थे, उनका कब्जा हो जाता है। और गुरुद्वारों को उनके चंगुल से मुक्त कराने के लिए अकाली आंदोलन शुरू किया जाता है। इसमें मोस्टली उस समय की वहां के जाट बहुल जातियों ने था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है, आसान सा क्वेश्चन है। 1870 ध्यान में रखेंगे। और महादेव गोविंद रानाडे साहब, जिनको कि महाराष्ट्र के सुकरात की भी संज्ञा दी जाती है, उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा को स्टैब्लिश किया है। 1924 का बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो अभी हम लोगों ने देखा ना कि जिस तरीके से पंजाब में एक अकाली मूवमेंट था गुरुद्वारों में भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध, ठीक वैसे ही बंगाल में भी मंदिरों पर कुछ ऐसे ही भ्रष्टाचार मंदिरों में भी होता था, उसी के विरुद्ध आपको तारकेश्वर आंदोलन था। निम्नलिखित में से किसने मुख्य रूप से प्रेस सेंसरशिप लागू की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड प्राइमरली इम्प्लीमेंटेड द प्रेस सेंसरशिप, क्या ये वेलेजली है, हेस्टिंग है, जॉन्स एडम्स है या डलहौजी है। तो 1799 का एक प्रेस सेंसरशिप एक्ट था। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि 1798 से लेकर के 1805 तक इंडिया में कौन सा अंग्रेज रूल करता था, तो ये लॉर्ड वेलेज था। दैट मीन्स इसका आंसर होगा आपको। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो पहला अगर समाचार पत्र पूछा जाए तो बंगाल गजट था, जो जेम्स अगस्टस हिक्की का था। हाउएवर क्वेश्चन थोड़ा आराम से आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या लिख रखा है कि किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये हिंदू पेट्रियट था, जिसको की संपादित करते थे हरिश्चंद्र मुखर्जी साहेब। याद रखना भी आसान है, ह से हिंदू और ह से हरिश, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, ये नहीं कि इसमें आप से यहाँ तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऐसा ना हो कि बंगाल गैजेट ऑप्शन में हो और आप उसी को ऑप्ट कर ले। ध्यान देना ये भी होता है कि यहाँ पूछ रखा है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में पहला समाचार पत्र।
अगर ऐसा पूछा जाता कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था, तब तो उसका आंसर आपको बंगाल गैजेट को देना चाहिए। अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा की गई थी स्थापित? तो इसका राइट आंसर होगा शिशिर कुमार घोष। 1878 का ब्रिटेन के समय का एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। वर्नाकुलर मतलब होता है स्थानीय देसी भाषाएं। अंग्रेजों को हमेशा इस चीज की शंका लगी रहती थी कि भारतीय लोग अपनी स्थानीय भाषा में हमारे खिलाफ क्या लिख रहे हैं, इसको कभी भी हम लोग ऑब्जेक्टिव तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, ये लोग हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए लिटन लेकर के आता है 1878 का एक वर्नाकुलर देसी भाषा का अधिनियम। इस एक्ट को गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। गैगिंग मतलब होता है मुंह दबाना किसी का। तो जिस तरीके लग रहा है जैसे भारतीय समाचार पत्रों का गला घोटा जा रहा है, मुंह दबाया जा रहा है। और अमृत बाजार पत्रिका में इसी एक्ट के कारण क्या किया गया है कि शिशिर कुमार घोष साहब ने रातों रात इस न्यूज़पेपर को अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया, ताकि लो देखो हम लोग अंग्रेजी में ही कर रहे हैं सारी चीजें, सब सारी भी खबरों को अंग्रेजी में लिख रहे हैं, इससे आपको भी पता चलेगा कि भैया हम आपके बारे में क्या लिख रहे हैं, इसीलिए हमको आपको बैन वैन करने का जरूरत नहीं है। जबकि इस एक्ट में बोल दिया गया कि जो भी देसी भाषाओं में जिन भी समाचार पत्रों का संपादन किया जा रहा है उनको हम लोग क्या करेंगे, रोक रहे होंगे। पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्या ये बाल गंगाधर तिलक साहब थे, दादा भाई नौरोजी साहब थे, वेदर इट वाज मोतीलाल घोष साहब और सुरेंद्र नाथ बनर्जी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि 1905 के बंग भंग आंदोलन के समय सरेंडर नोट बनर्जी के नाम से भी प्रसिद्ध होते हैं, इन्हीं का एक समाचार पत्र था बंगाली, और इसी में लेख लिखने के क्रम में इनको जेल जाना पड़ता है। राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? राइट आंसर वुड बी डी। किसने स्वयं को अंग्रेजी पत्रिका वंदे मातरम से संबंध किया? ठीक है, न्यूज़पेपर जो अंग्रेजी पत्रिका वंदे मातरम है ये अरबिंदो घोष साहेब की थी। इसमें इनको सहयोग मिलता था बिपिन चंद्र पाल साहेब का भी। और फिर वंदे मातरम जो है सो कि आपको न्यूज़पेपर है उससे संबंधित, ठीक है। और यहां पर फिर आप लोगों को क्या देखना है, वंदे भारत वंदे मातरम गीत के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, किसी आपको पत्रिका वंदे मातरम के बारे में पूछा जा रहा है। यही अगर इस क्वेश्चन में आपसे इस तरीके से पूछा जाता कि वंदे मातरम गीत आपको कहां से लिया गया है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि आनंद मठ नामक एक पुस्तक है वहां। ठीक है, गदर पार्टी की जो पत्रिका थी उसका नाम था गदर। द जर्नल गदर ऑफ गदर पार्टी वॉज अ, कहने का मतलब कि ये जो पत्रिका थी गदर, इसका जो प्रकाशन है, संपादन है, वो कितने दिनों के बाद ये पब्लिक डोमेन में आती थी? तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, हर सप्ताह एक बार इसका क्या किया जाता था, वो मुद्रित किया जाता था। कौन सी पत्रिका, विच जर्नल वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज? इनमें से कौन सी ऐसी पत्रिका है जो कि आपको रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज से संबंधित नहीं है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। संध्या, युगांधर और गदर ये क्रांतिकारियों की थी, और वहीं यंग इंडिया महात्मा गांधी साहब का था। तो अगर महात्मा गांधी की कोई पत्रिका होगी तो दैट मीन्स कि ये कोई क्रांतिकारी गतिविधियों से आपको मैगजीन नहीं होगा। बहिष्कृत भारत, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, संभवतः ही आप लोगों में से किन्हीं ने गलत किया हो। बहिष्कृत भारत से संबंधित आपको अंबेडकर साहब। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका को प्रकाशित किया? तो उनकी मैगजीन का नाम हुंकार था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो बिहार की ही भूमि से जुड़े हुए थे, किसान आंदोलन के सफल संचालन के लिए व्यक्ति जाने जाते हैं। तो फिर अगर अगली बार थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि हुंकार मैगजीन में किस वर्ग के शोषण की या उसकी दुर्दशा की कहानियां छपा करती थी, तो फिर आपका राइट आंसर क्या होगा? हुंकार होगा।
ऐसे भी जानना है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती साहिब की मैगजीन हुंकार थी, बीपीएससी ने पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज अखबार को लॉन्च किया? विद इट वाज मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, शौकत अली, खली कुजमा साहब या फिर जवाहरलाल नेहरू। नाम पढ़ के आपको लगेगा कि ये तो कौमी आवाज है, तो ये मुस्लिम नाम है, तो बड़े चांसेस हैं कि किसी मुस्लिम व्यक्ति ने ही इस न्यूज़पेपर का संपादन किया होगा। हाउएवर, अगर 3 इन मुस्लिम नामों को आप एलिमिनेट करेंगे ना, तो राइट आंसर आपको मिलेगा विच वुड बी जवाहरलाल नेहरू। ये कौमी आवाज जो है ये उर्दू भाषा की आपको एज सच मैगजीन है। निम्नलिखित में से कौन एम एन रॉय की कम्युनिस्ट पार्टी की पत्रिका थी? क्वेश्चन को एक बार आप ठीक से पढ़ेंगे ना, तो उस क्वेश्चन में ही बहुत सारे आपके लिए इंफॉर्मेशन दिए गए होते हैं। वो अगले क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते हैं एग्जाम में। देखिए क्या लिख रखा है, एम एन रॉय इन्होंने किस पार्टी को स्टैब्लिश किया, किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कम्युनिस्ट पार्टी से। इनकी पत्रिका का नाम था वैनगार्ड। वैनगार्ड मतलब एक्चुअली में एक मोहरा होता है, ठीक है ना। और चूंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी पर आपको मार्क्स की विचारधारा की छाप देखने को मिलेगी। और मार्क्स हर जगह बोलते ही रहते हैं कि जो गरीब आदमी होते हैं ना, वो अमीर आदमियों के लिए और कुछ नहीं होते हैं, केस के गेम में मोहरों की तरह से होते हैं, राइट। संभवतः उसी चीज से प्रभावित होकर के ये अपने मैगजीन का नाम रखते हैं, क्या? तो वैनगार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपको सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय साहब ने ब्रह्म समाज को स्टैब्लिश किया ही है 1828 में। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब आर्य समाज से जुड़े ही हुए हैं 1875। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से जुड़े ही हुए हैं। तो फिर ऑड मैन आउट, जो कि इसका आंसर होगा, महादेव गोविंद रानाडे साहब पूना सार्वजनिक सभा से जुड़े हुए थे। हाउएवर यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला मैडम ब्लेवेस्की के द्वारा और एक यूएसए के कर्नल एल्कॉट के द्वारा की गई थी। किस ईयर? तो 1875। 7 सालों बाद 1882 में इसका मुख्यालय शिफ्ट कर दिया जाता है, अडयार नामक एक जगह है मद्रास के पास, वहां। और इस ऑर्गेनाइजेशन को पॉपुलैरिटी मिलती है जब इसकी कमान आती है आपको एनी बेसेंट साहिबा के पास, ठीक है। तो महादेव गोविंद रानाडे साहब थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई नहीं थी। अंग्रेजी की बात कर ली जाए तो थियो मतलब होता है, थियो मतलब होता है आपको देवता, ठीक है ना। थियो मतलब होता है देवता। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में प्राचीन धर्मों से संबंधित आपको आपको रिसर्च वगैरह किया जाता था। इससे जुड़े हुई एनी बेसेंट थी, न कि महादेव गोविंद रानाडे साहब। अगले में देखिए क्या लिख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको सुमेलित नहीं है? ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट से संबंधित हेनरी विवियन डिजेरियो थे, ये सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए कर्नल ऑलकॉट, अभी हम लोगों ने बात किया मैडम ब्लेवेस्की और कर्नल ऑलकॉट। मैडम ब्लेवेस्की रशियन थी और जो कर्नल ऑलकॉट थे वो यूएसए के थे। इन सारे फैक्ट्स को ना आप लोग चाहें तो वीडियो देखते देखते ना आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऐसे ही 2-3 अगर आपने सेक्शन टेस्ट हिस्ट्री के लगा लिए, डिस्कशन को देख लिया, 150 क्वेश्चनों के साथ साथ अगल बगल के 400-500 फैक्ट्स को और जान लिया, तो ऐसे 2-3 मतलब टेस्ट लगाने से ही ना आपके कुछ हजार टाइप से फैक्ट वगैरह रेडी हो, विच इज सच अ गुड थिंग बिकॉज बीपीएससी में 25 क्वेश्चन कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री। यंग बंगाल मूवमेंट से जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी हम लोगों ने देखा ही। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद के द्वारा बनाया जाता है। अंग्रेजों के सहयोग से इसको बनाया गया था ताकि कांग्रेस को परेशान किया जा सके, ठीक है। तो फिर इसका राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो कि ज्योतिबा फुले साहब का ऑर्गेनाइजेशन ना होकर के अंबेडकर साहब का ऑर्गेनाइजेशन था। कुछ संस्थाओं के नाम दिए गए हैं और उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों का आपको बताना है कि इनमें से कौन से व्यक्ति किसके साथ जुड़े हुए थे और उसका एग्जैक्ट आपको ऑर्डर पकड़ना है।
अब यंग इंडिया महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था। कई बार क्या होता है ना कि हो सकता है कि ये सारे आपको न भी पता हो, लेकिन एलिमिनेशन की टेक्निक से भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। यंग इंडिया महात्मा गांधी का था, आप लोगों में से बहुतों को पता होगा। ठीक है, तो यंग इंडिया ढूंढिए किसमें 2 नंबर पर गांधी जी का नाम लिख रखा है। यहाँ कोई और नाम है, यहाँ 2 नंबर पर गांधी है, यहाँ 2 नंबर पर देखेंगे तो गांधी है। प्रार्थना सभा में एक और फैक्ट जानेंगे कि आत्मा राम पांडुरंग साहेब का भी क्रेडेंशियल था इसको स्टैब्लिश करने में, रानाडे साहेब के साथ साथ। इस पॉइंट को चाहे तो कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख साहेब को जाना जाता था, इस फैक्ट को भी नोट डाउन कर लेंगे। सत्य शोधक समाज हम लोगों ने देखा ही थोड़ी देर पहले कि ज्योतिबा फुले साहब का 1873 का एक ऑर्गेनाइजेशन था, चाहे तो ईयर भी मार्क कर सकते हैं। तब बच गए आखिरी रहनुमाई मजदा यासन, इससे जुड़े हुए नौरोजी आपको फुरदौन जी, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा कि जरूरी नहीं है कि आंसर तक पहुंचने के लिए सारी चीजें आपको आनी चाहिए, एक दो इंफॉर्मेशन के सहारे भी क्वेश्चन को ऐसे सही किया जाता है। कौन कौन से कथन सही है, पहला चीज तो ये भी देखना होता है कि कौन कौन से कथन सही है या सही नहीं है। इसमें बहरहाल बोला जा रहा है कि सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ईसाई धर्म और इस्लाम के कट्टर आलोचक थे। पाखंड खंडनी पताका उन्होंने फहराया, ठीक है। शुद्धि आंदोलन चलाया कि जो भी व्यक्ति गलती से इस्लाम या आपको क्रिश्चियनिटी में चला गया है दिग्भ्रमित होकर के, वो वापस कैसे उस हमारे धर्म में आएगा, इस चीज की भी व्यवस्था करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अगला एक जो सही स्टेटमेंट इसमें है वो है लोक हितवादी, दैट मीन्स गोपाल हरि देशमुख, ये कुछ समय तक बंबई आर्य समाज के अध्यक्ष रहे थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वकालत की कि शादी की प्राकृतिक उम्र लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 21 हो, ये गलत स्टेटमेंट है। दयानंद सरस्वती साहब ने बोला है कि लड़कियों के लिए उम्र कम से कम 16 साल हो और लड़कों के लिए उम्र कम से कम 25 साल हो शादी के लिए। तो अब अगर आप एलिमिनेट भी करेंगे तो 4 को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। 4 देखिए, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। पहला और तीसरा दोनों सही है, तो या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। ये मार्क करेंगे कि आपको रानाडे साहेब ने दयानंद सरस्वती साहेब के मराठी अनुवादों को कोई सा भी आपको उनके व्याख्यानों को कोई सा भी ट्रांसलेट किया था। राइट आंसर इसका ए और 1 और 3 हो गया, दैट मीन्स। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है, आर्य समाज की शुरुआत 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, यही स्टेटमेंट है। इसी ईयर आप देखेंगे कि मुसलमानों से संबंधित भी एक मूवमेंट की, अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत होती है, और वहीं थियोसोफिकल सोसाइटी भी इसी साल शुरू किया जाता है। स्वामी विवेकानंद कर्मकांड और अंधविश्वासों की निंदा करते हैं, सही बात है। थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए लोगों को कहा जाता था द थियोसोफिस्ट एडवोकेटेड द रिवाइवल एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द हिंदुइज्म। रिवाइवल मतलब कैसे हिंदू धर्म को पुनः अच्छा किया जा सके, कैसे उसको मजबूती प्रदान की जा सके। तो अभी हम लोगों ने एक स्टेटमेंट बोला था कि प्राचीन धर्मों से संबंधित शोध वगैरह ये लोग करते थे, उनको बल प्रदान करने का काम भी बुद्धिज्म जैनिज्म ये लोग करते थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और लास्ट स्टेटमेंट तो हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन में ही देखा कि अकाली मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू प्योरीफाई सिख गुरुद्वारा इन पंजाब, राइट। इसका मतलब ये चारों ऑप्शन आपको सही है, और राइट आंसर आपका फिर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगले में देखेंगे, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई है स्वामी जी के द्वारा। स्वामी जी, व्हेन आई एम सेइंग स्वामी जी, आई वांट्स टू रिफर टुवर्ड्स दयानंद सरस्वती साहेब, ठीक है। तो पाखंड खंडनी पताका की हिंदुओं को भी क्या करना है कि दूसरे धर्मों के साथ साथ अपने धर्म के भी आपको व्यर्थ के कर्म कांडों से बचना है, वेदों की तरफ मुड़ने का नारा देते हैं स्वामी जी। इसीलिए अभी भी देखेंगे कि आर्य समाज के जो हिंदू लोग हैं वो अच्छे अच्छे टीवी डिबेट्स में, अच्छे अच्छे डिस्कशंस में अपने सामने किसी को खड़ा होने नहीं देते हैं, राइट। तो दैट मीन्स अगर ये सारे काम अगर आप हिंदुओं के लिए करेंगे तो हिंदू समाज में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता तो आएगी ही आएगी। और इसके पीछे का कारण क्या था कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत नस्ल की श्रेष्ठता में विश्वास को कमजोर कर दिया।
द आर्य समाज मूवमेंट अंडरमाइन द बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ द व्हाइट रेस। अंग्रेजों के तरफ से एक व्हाइट मैन बॉर्डन थ्योरी या व्हाइट मैन सुप्रीमेसी थ्योरी आई, जिसके अंतर्गत उन लोगों का कहना था कि ईश्वर ने हम लोगों को तुम काले लोगों पर राज करने के लिए भेजा है, हम लोग हर मामले में तुम लोगों से उत्कृष्ट हैं। इन चीजों की कड़े शब्दों में वो निंदा करते हैं। तो अगर दोनों चीजें सही हैं तो फिर और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो दैट मीन्स कि राइट आंसर आपका ये होगा। लड़के और लड़कियों के लिए शारदा अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम विवाह की आयु कितनी तय की गई थी? अलग से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शारदा एक्ट किस ईयर का है, तो 1929 का है। और मिनिमम एज कितना बोला गया था, तो 14 और 18 साल आपको निर्धारित करना था। मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है, क्योंकि इस धरती पर अभी बहुत काम करना है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये स्टेटमेंट सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। कभी कभी आयोग आप लोगों को परेशान करने के लिए ऐसे एक आध क्वेश्चन देता है। एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का साहेब का, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल वर्धमान से जुड़े हुए थे, और क्या इनके क्रेडेंशियल हैं, तो इन्हीं के प्रभाव में आकर के डलहौजी 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाता है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले साहेब का है, ठीक है। 1873 को देखेंगे, आसान सा क्वेश्चन था। भारत में सुधार आंदोलन के संबंध में 4 सुधार आंदोलनों का नाम दिया गया है, इनिशिएटर्स का नाम दिया गया है। तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। जो स्वाभिमान आंदोलन था वो तथाकथित उच्च जातियों के खिलाफ, आपको जो तथाकथित नीची जातियों के लोग हैं उन लोगों में आत्मविश्वास की भावना भरने के लिए की गई थी ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। नवयान बौद्ध धर्म से संबंधित आपको आम्बेडकर साहेब हैं। और इसीलिए आप देखेंगे ना कि जो भी लोग अम्बेडकरवादी पार्टियों से संबंध रखते हैं वो बार बार भगवान बुद्ध की बात करते हैं, क्योंकि अपनी मृत्यु के पहले अम्बेडकर साहब बहुत सारे धर्मों को ट्राई कर रहे थे। उसमें मरने के समय, वो अंतिम समय में वो दीक्षित हुए थे नागपुर की पर बौद्ध धर्म में। और इसीलिए जो नवयान बौद्ध धर्म है इससे संबंधित अम्बेडकर साहब है। नामधारी मूवमेंट शुरू किया गया है राम सिंह के द्वारा। फिर राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? 1 ढूंढना है आपको, फिर 3, फिर 2 ढूंढना, 1 3 2 और फिर आखिर में 4, राइट। तो फिर इसका राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? हिंदू था, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब का था, मराठा आपको जो बाल गंगाधर तिलक साहब का है वो भी आपको पेट्रियाटिक था। टाइम्स ऑफ इंडिया को अंग्रेज समर्थक पत्रकार माना जाता था, पत्र माना जाता था। वुड डिस्पैच जो कि आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल का उस समय का अध्यक्ष भी था, 1854 का ये है। इनमें से कौन कौन से कथन आपको सत्य है? सहायता अनुदान प्रदान प्रणाली शुरू की गई, ये स्टेटमेंट सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, ये भी सही है। एज सच एग्जैक्ट स्टेटमेंट अगर आप जानेंगे तो वुड डिस्पैच में बोला गया है कि जैसे लंदन यूनिवर्सिटी है उसी तर्ज पर इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज खोलने की जरूरत है। आगे जाकर के कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी या इवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी खोली जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरे स्टेटमेंट में आएंगे, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो सभी स्तरों पर अंग्रेजी की सिफारिश नहीं की गई। कहा गया कि जो भी ग्रामीण स्कूल हैं उनमें वर्नाकुलर या स्वदेशी भाषाओं में ही आप शिक्षा दे दो। जो जिले के स्कूल हैं इंटरमीडिएट स्तर के, उसमें वर्नाकुलर प्लस अंग्रेजी भाषा में आप सिखा दो। इन चीजों को चाहे तो आप लोग प्रॉपर नोट भी डाउन कर सकते हैं कि गांव के जो स्कूल हैं, जो रूरल स्कूल हैं, उनमें स्वदेशी भाषाओं का प्रयोग करिए। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्कूल हैं या इंटरमीडिएट स्तर के जो स्कूल हैं उनमें वर्नाकुलर स्कूल्स के साथ साथ अंग्रेजी को भी आप पढ़ाइए, और यूनिवर्सिटीज में केवल इंग्लिश को पढ़ाइए। तो सभी स्तरों पर गलत है और पहला दोनों सही है, तो दैट मींस राइट आंसर वुड बी ए। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक में आपको बताना है कि कौन सा न्यूज़पेपर किसका था, ठीक है। तो लेट्स से केसरी सारे लोगों को पता होगा कि ये बाल गंगाधर तिलक साहब का था, फिर एलिमिनेशन टेक्निक से आते हैं। बंगाली अभी हम लोगों ने बात किया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब का था।
सुधारक आप लोगों में से संभवतः बहुत लोगों को पता होगा कि ये गोपाल कृष्ण गोखले साहब का था। यही ऑर्डर अगर आप लोग देखेंगे ना तो आपको और किसी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि अगली बार ये भी फ्रेश एक क्वेश्चन हो सकता है कि हिंदू किसका पेपर था, तो हिंदू जानेंगे कि सुब्रमण्यम अय्यर या राघवाचारी साहब का ये था, तो आंसर तो डी होगा। लेकिन आप लोगों को ये भी वहीं पर अपने कॉपी में मार्क करना है कि हिंदू न्यूज़पेपर से संबंधित कौन व्यक्ति थे। ठीक है, उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है, फिर से 4 न्यूज़पेपर्स का नाम दिया हुआ है और आपको ऐसा सच उसको बताना है कि कौन सा न्यूज़पेपर से संबंधित कौन थे। तो काल न्यूज़पेपर था शिवराम महादेव परांजपे साहब का, बंगाली हम लोगों ने बात किया ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुधारक था गोपाल कृष्ण गोखले साहब का और सोम प्रकाश से संबंधित द्वारका नाथ साहब जुड़े हुए थे। दैट मीन्स राइट आंसर वुड बी 4 1 2 3 राइट। तो फिर ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में लॉर्ड कर्जन ने की। अगली बार हम आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेंगे ना कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसके कालखंड में हुई, तो कर्जन के कालखंड में। किस ईयर में हुई, तो 1902 में। 1904 वगैरह में ये अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है। इसके सदस्य कौन लोग थे, तो एक आईसीएस ऑफिसर थे सैयद हुसैन बेलग्रामी। इन्होंने एक लंबे कालखंड में निजामों के आपको दरबार में भी सेवाएं दी हैं और साथ साथ न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी साहब थे। आंसर इसका सी होगा। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, चूंकि उस समय महिलाओं को एजुकेशन का उतना एम्पल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता था, तो अगर कोई व्यक्ति अगर महिला विश्वविद्यालय को स्टैब्लिश करेगा तो उनका नाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहाँ किया गया था, मुंबई में। करने वाले कौन, तो डी के कर्वे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की जोरदार वकालत की, तो ये मदन मोहन मालवीय साहब थे, जिनका कहना था कि शिक्षा न सिर्फ आपको रोजगार के लिए हो बल्कि लोगों के अंदर उनका जो भी सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करने वाली हो। और ये सारी बातें की गई हैं बीएचयू को स्टैब्लिश करने वाले आदरणीय मदन मोहन मालवीय साहब के द्वारा। एक लंबे कालखंड तक आप देखेंगे ना तो भारतीय इतिहास में मदन मोहन मालवीय साहब हो गए या वीर सावरकर साहब हो गए, इन लोगों को ला दिया गया था। और अब कुछ कुछ मूवीज वगैरह आती है तो लोगों को पता चलता है कि इनके क्रेडेंशियल भी बड़े थे और इनका योगदान देश को आजाद करवाने में किसी दूसरे व्यक्ति के मुकाबले कम नहीं था। ठीक है, देश को आजाद करवाने में जो योगदान होता है ना, इसको किसी तुला पर आप नहीं आंक सकते हैं, राइट। तो हमको आपको चाहिए कि हर स्वतंत्रता सेनानी चाहे वो कोई भी रहे हुए के प्रॉपर क्रेडेंशियल्स का सम्मान करें। ठीक है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से किसने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कितने छुपे हुए हैं। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ किससे जुड़े हुए थे, हिंदू कॉलेज से। कहां पर इसको स्थापित किया गया, कलकत्ता में। और करने वाले व्यक्ति कौन से थे, तो राजा राम मोहन राय साहेब थे। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित पेयर्स पर आपको बात करना है। संस्कृत कॉलेज एट बनारस, इसकी स्थापना क्या विलियम जोन साहब के द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी डंकन के द्वारा। ठीक है, बनारस में संस्कृत कॉलेज डंकन के द्वारा, ये गलत हो गया। फोर्ट विलियम कॉलेज को स्टैब्लिश करने वाले वेलेजली तो थे लेकिन वो आर्थर वेलेजली नहीं थे, वो रिचर्ड वेलेजली थे। कभी कभी आयोग नाम में भी यूजुअली तो नहीं फंसाता है लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग के द्वारा करवाई गई थी। क्यों ऐसा, ताकि भारतीय कानूनों को, मुसलमानों के कानूनों को आप जाने, हिंदुओं के कानूनों को आप जाने, ताकि उनको रेगुलेट करने के लिए आप नियम कानून बना सके। राइट आंसर फिर आपको बी हो जाएगा। निम्नलिखित को उनके निर्माण के वर्ष से आपको मिलाना है, तो वुड डिस्पैच तो अभी हम लोगों ने बात किया 1854 का था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, इसमें बात किया गया था कि महिलाओं और बच्चों के काम करने के घंटे नियत होने चाहिए। और आप लोगों को किसी और डिस्कशन में हम बता रखे थे कि इंडिया में एक के बाद एक जैसे नाम वाले 2 अंग्रेज आते हैं, एक लिटन और एक रिपन। पहले लिटन आता है जो दुष्ट आदमी था, अगला आदमी आता है जो अच्छा था, वो रिपन था। तो अगर कोई अच्छा आदमी तो इस चीज की केयर करेगा ना कि भाई महिलाओं के काम करने के घंटे नियत होने चाहिए। तो ये सब करने वाला व्यक्ति रिपन है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लेकर के आता है 1851 में।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अभी हम लोगों ने बात किया था, देसी भाषाओं को दबाने के लिए, ये लीटन के समय में था 1878। और फेमाइन जो कोड है वो है 1883 का। तो अगर इस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो 3 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, फिर उसके पास 4 होना चाहिए। 3, 2 और 4, तो इसका मतलब हुआ कि राइट आंसर वुड बी डी। ठीक है, डी आपको इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, एक गलती का आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार क्या होता है ना कि ऐसे में चीजें मिसअप हो जाती हैं, तो ये आप इंश्योर करेंगे कि जिस चीज को आप सही से समझे हैं ना, उसका एरो थोड़ा साफ साफ लगाने का प्रयास करेंगे, ताकि आता हुआ क्वेश्चन आप गलत तरीके से ओएमआर शीट पे मार्क ना करें। निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ आपको मिलाना है। ठीक है, तो जो इंडियन सोशलिस्ट था ना, ये न्यूज़पेपर था आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा का। इस्लामिक फ्रेटर्निटी, एक कोई मुस्लिम नाम ढूंढेंगे तो भी पता चल जाएगा, तो ये मोहम्मद बरकतुल्ला का था। ठीक है, तलवार की बात करेंगे तो ये वीरेंद्र चट्टोपाध्याय साहब का था, और स्वदेशी सेवक ये जीडी कुमार साहब का था। और इस न्यूज़पेपर में जीडी कुमार साहब आपको यही बताते थे, ये अमेरिका बेस्ड आपको एक ये था, अमेरिका बेस्ड आपको न्यूज़पेपर था, जिसमें इस चीज का प्रयास किया जाता था कि कैसे अधिक से अधिक विदेशों से सहयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लाया जा सके, और साथ साथ कैसे भारतीय सिपाहियों को भी प्रोत्साहित किया जा सके कि वो 1857 की तरीके से एक बड़ा रिवोल्ट अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करे। बहरहाल फिर आंसर क्या हो जाएगा? पहले में 2, आखिरी में 4, 2 से शुरू होकर 4 आखिरी में, आंसर ए। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भारतीय समाज को जानने के लिए, भारत के सांस्कृतिक मजबूत पक्षों को जानने के लिए 1784 में ये काम किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। सारे अंग्रेज बुरे नहीं थे, कुछ लोग भारतीय संस्कृति से सही में प्रभावित थे। चार्ल्स वुड का डिस्पैच किससे संबंधित था? ये शिक्षा से संबंधित था, अभी हम लोगों ने बात किया। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? सार्वजनिक आक्रोश, ये भी सही होगा। सैन्य असंतोष, ये भी सही होगा। ईसाई मिशनरियों का प्रबंधन, ठीक है, ये भी सही होगा। लेकिन एक तरीके से देखिए तो ये तीनों चीजें आपको ओवरऑल डी ऑप्शन में इंक्लूडेड है। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, ठीक है, इस क्वेश्चन पे भी आप लोग बोल रहे थे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऐसा देखिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे सुटेबल ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है। 1, 2 और 3 तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था ही, लेकिन आप गौर से देखिए सेट थ्योरी के अंतर्गत ये तीनों कारण डी में समाये हुए हैं या नहीं, तो ज्यादा सुटेबल आंसर फिर आपके लिए डी हो रहा होगा। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार मजूमदार साहब और एस एन सेन साहब थे, जो कि आगे जाकर के आपको 1857 के इतिहास के ऑफिशियल हिस्टोरियन भी बनते हैं ये व्यक्ति। और इनका कहना था कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग राष्ट्रवाद नहीं था 1857 में, तो इसका आंसर ये होगा। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? तो 34 NI में ये बैरकपुर नामक जगह में पोस्टेड थे, और ये जगह उस समय वेस्ट बंगाल में अवस्थित थी। और ये मंगल पांडे खुद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बलिया के रहने वाले थे, और 1857 के महाविद्रोह के प्रथम शहीद का दर्जा इनको ही प्राप्त है। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्ट्रंग था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसे साहबे आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये बख्त खान साहब को बोला गया था, और इन्होंने बहुत अच्छा काम दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अंग्रेजों को हराने के लिए किया हुआ था। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से आजादी हासिल करने में विफल रहा, सही स्टेटमेंट है। अगला, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण राज्यों के भारतीय शासक संघर्ष से दूर होते चले गए। हालांकि झांसी की रानी या फिर नाना साहेब हो गए, या बिहार की धरती से वीर बाबू कुंवर सिंह साहब हो गए, इन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सिंधिया जैसे अधिकतर राजा इस आंदोलन से दूर रहे।
ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों की भर्ती कहां से की? तो गोरखाओं, सिख और पंजाबियों से की। लड़ाकू जातियों का कॉन्सेप्ट फ्लोट किया गया और बोला गया कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं ना, वो ऐसा अच्छे सिपाही नहीं है। रीजन ये था कि 1857 के महाविद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में लगभग 50% अवध प्रांत के लोग थे, अवध प्रांत के सिपाही थे। मुख्यतः इनको ही आपको विद्रोह के लिए जिम्मेदार माना गया। तो फिर क्या किया गया जैसे आंदोलन खत्म हुआ कि गोरखा, सिख और पंजाबियों से ज्यादा भरा गया, और पहले इंडियन इज टू यूरोपियन इज टू इंडियन जो रेशियो भारतीय सेना में 1:5 हुआ करता था, इसको इनहेंस करके 2:5 कर दिया गया। यानी हर प्रत्येक 5 भारतीय के ऊपर 2 यूरोपियन उन लोगों की सेना में होगा। ठीक है, तो फिर राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के किसी भी इरादे को अस्वीकार करना, सही बात है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन करना, यह भी सही बात है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करना, यह गलत है। अब आपके साथ कोई आपको बिजनेस करने ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया जाएगा। अब आप यहां से बोरिया बिस्तर समेट लो। अब इंडिया को पूरे तरीके से फुली फंक्शनल, पूरी ऑपरेशनल तरीके से खुद वहां का ब्रिटिश क्राउन रूल करेगा। 3 खत्म हो गया, 1 2 सही आंसर होगा। दैट मींस राइट आंसर वुड बी ए। ब्रिटिश भारत में सहायक गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला भारतीय शासक एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति के लिए सहमत होगा। ठीक है, कि आपके राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट हम रखेंगे, और ऐसा ही एक रेजिडेंट अवध के दरबार में रखा गया था, और उसी ने आपको कुप्रशासन का एक्सक्यूज सुझाया था अंग्रेजों को। तो ये सही है। भारतीय शासक किसी भी यूरोपियों को अपने राज्य में नियुक्त कर सकता है, ये गलत है। आपको किसी भी, चूंकि यूरोप में क्या चलता था, फ्रेंच पावर्स और इंग्लिश पावर्स के बीच स्ट्रगल था, स्ट्रगल फॉर पावर था। तो आप किसी भी अरे गहरे फ्रेंच को अपनी सेना में, अपनी सेवा में भर्ती नहीं कर सकते हैं। करेंगे भी तो पहले प्रायर परमिशन लेंगे आप ईस्ट इंडिया कंपनी से, ये गलत हो गया। उसके अगले में देखिए, भारतीय शासक सब्सिडी के भुगतान के लिए अपने क्षेत्र का एक हिस्सा दे देगा अंग्रेजों को, यह भी स्टेटमेंट सही है। और आखिरी में जो लिख रखा है कि राज्य में ब्रिटिश सेना का खर्च कंपनी के साथ साझा किया जाएगा, तो साझा वजह कुछ नहीं किया जाएगा, सारे के सारे खर्च का वहन आपको करना है। तो फिर इसका मतलब हो गया कि राइट आंसर वुड बी 1 and 3 ओनली। मित्र मेला या अभिनव भारत, ये सबको पता होगा। अभी तो हाल फिलहाल में एक मूवी भी आई है हुडा साहेब की, जिसको लेकर के ये व्यक्ति फिर से चर्चा में है। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एकलौते ऐसे क्रांतिकारी जिनको 2-2 बार काला पानी की सजा दी गई थी। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है, अवध किसान सभा से जुड़े हुए क्या नेहरू जी थे? पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू साहब जुड़े हुए थे अवध किसान सभा से, सही है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान साहब का था, तो था। कांग्रेस को बेसिकली परेशान करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को गया था। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए एमएन रॉय साहब थे। हाउएवर ऑल इंडिया किसान सभा से संबंधित रंगा साहब थे या स्वामी सहजानंद साहब थे। आचार्य नरेंद्र देव इससे संबंधित आपको नहीं थे। ठीक है, तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कुछ कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। बीपीएससी अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, हर दूसरे साल तो पूछता है। बिहार में ही आरा कह लीजिए या जगदीशपुर के ये स्थानीय जमींदार थे। दैट मींस राइट बी ए।